जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आपका जो नज़दीक में जितना सारे एग्ज़ाम है, किसी का एमटीएस है, किसी का बिहार पुलिस है, अक्टूबर में शायद आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, ऐसा अफ़वाह आई है, कन्फर्म न्यूज़ नहीं बता सकते हैं, लेकिन शायद अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनको देखते हुए आपको चैप्टर वाइज़ हर चैप्टर से 500 क्वेश्चन से 600 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके आपके लिए रखूँगा, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान से। संविधान का 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और आप ये पूरा सीरीज कर लेने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए तो 5 से 10 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। तो पूरा सीरीज को देखिए और एंजॉय कीजिए अच्छी तरीक़ा से। जो भी आपको आए, जितना भी आंसर आपका आता है, जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो सही होता है, उसको लास्ट में आप कमेंट के द्वारा बताएँगे, ठीक है? कि मेरा इतना आया, सारे लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपने आज का सीरीज पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? आपका पहला क्वेश्चन है, गीत जो है जनगण मन, उसके राष्ट्रीय गान को किस रूप में, सॉरी, राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? आंसर दीजिएगा। आपका ऑप्शन है 1949, 1951, 1950 या 1947। जल्दी जल्दी सारे लोग आंसर करिए। राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया था संविधान के द्वारा? तो आपका सही आंसर होगा 1950। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, और उससे पहले 24 जनवरी को 24 जनवरी को ये स्वीकृत किया गया था संविधान के द्वारा कि ये हमारा राष्ट्रगान होगा। और इसी दिन 24 जनवरी को ही राष्ट्रगीत को, जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, उसको भी स्वीकृति मिली थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन सा? तो ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, ठीक है? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो आपके राजगोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ था? आपका ऑप्शन है जेम्स चेटफोर्ड, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना या क्रिप्स योजना। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर आंसर जो हो जाएगा वो माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था। कब हुआ था ये आपको पता होगा, 14 अगस्त 1946 को पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हुआ था, ठीक है? भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ? ये 1971, याद रखिएगा, 1971। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही भाग था, ठीक है? उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 के बाद उसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किए वे थे, ठीक है? आपका ऑप्शन है ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों को विभिन्न सभाओं द्वारा चयनित,
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, भारत के संविधान का प्रारूप जिन्होंने तैयार किया था, वो कौन थे? वे कौन थे? तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं द्वारा चयनित। विभिन्न जो प्रदेश थे उनके द्वारा जो चयनित सदस्य थे, हर एक करीब 10 लाख लोगों पे एक सदस्य को चुना गया था। तो संविधान को बनाने के लिए, तो संविधान निर्माण किसने किया था, प्रारूप किसने तैयार किया था? तो विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं द्वारा चयनित। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। अस्थायी सभापति संविधान सभा के कौन थे? इसका आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। आपका ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर। आंसर कीजिए। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे, या अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत के संविधान का अस्थायी सभापति बनाया गया था। जब भारत के संविधान का प्रथम बैठक हुआ संविधान बनने के लिए 9 दिसंबर 1946 को, तो हम वो जितने लोग थे उसमें सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें भारत का संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। ध्यान दीजिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। वी आर अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी नाम प्रारूप समिति बोलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? जो निर्वाचन सभा था उनके चेयरमैन कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचन सभा के चेयरमैन थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोग को बताया है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा सभी लोग। देखिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यहाँ पे 1947 भी है, गलती मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए
7, बी 9, सी 13 या डी 17? 7, 9, 13, 17 आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कितनी समितियों का गठन किया गया था संविधान सभा में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17। याद रखिएगा, 17 समिति का गठन किया गया था संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? कब तक हमारे अंग थे? ठीक है, ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1971। आंसर कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कब तक अंग थे, तो आपका आंसर होगा 1947। 1947 डेट था 14 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा भारतीय संविधान है, क्या है? अंशतः कठोर या अंशतः लचीला, बहुत ही कठोर या लचीला या कठोर? आंसर कीजिए। जो हमारा संविधान है वो क्या है, कैसा संविधान है हमारा? देखिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। देखिए, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें चेंजिंग लाने के लिए, मतलब साधारण बहुमत के द्वारा आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं संसद के द्वारा, और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें अगर कोई चेंजिंग करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम कैसे कहेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? आपका ऑप्शन है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट करने का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन है, सभी नागरिकों को भाषण देने का स्वतंत्रता है। तीसरा ऑप्शन है, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। और चौथा ऑप्शन है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका आप सही आंसर कीजिएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी होगा, क्योंकि भारत का राज्य स्तर पे कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है सभी धर्मों को मानने वाले, या सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जब कैबिनेट मिशन के तहत जो हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, जो वोटिंग हुई, सॉरी वोटिंग नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, उसमें कितने सदस्य जो थे वो चुने गए थे? तो आपका ऑप्शन है 389, 411, 487 या 389। ओ, 2 बार 89 हो गया है। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। डी भी सेम हो गया है, तो दोनों मतलब याद रखिएगा 389 सदस्य थे जो देशी रियासत से चुन के आए थे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? जहाँ देखिए, संविधान जो निर्माण हो रहा था तो कोई संवैधानिक सलाहकार रखा गया था। ये पूरे संविधान में अगर भीमराव अंबेडकर के बाद कोई पढ़े लिखे थे तो जो थे उन्हीं को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी एन राव, के एम मुंशी, एम सी शीतलवाड़ या जवाहरलाल नेहरू। आंसर कीजिए, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एन राव। बी एन राव जो थे वो भीमराव अंबेडकर के बाद सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, इसीलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ध्यान दीजिएगा, संविधान के निर्माण में कौन सा दल जो था वो शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है हिंदू महासभा, बी है मुस्लिम लीग, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चौथा है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल। आंसर कीजिए, कौन शामिल नहीं था? कौन सा ऐसा सभा था जो इसमें शामिल नहीं था? चलिए आंसर कीजिएगा। तो आपका सही आंसर होगा हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो था वो इसमें शामिल नहीं था। देखिए, साम्यवादी दल भी जो थी वो संविधान के खिलाफ थी,
लेकिन इसके सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान डॉट 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 1950 को लागू हुआ। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 23 जनवरी, 26 जनवरी, 21 जनवरी या 30 जनवरी? आंसर कीजिए। बहुत इजी सवाल है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। तो जो है भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत हमारे देश का संवैधानिक नाम है, जो संविधान है हमारा उसमें हमारे देश का क्या नाम है, ये पूछना चाह रहा है। तो आपका ऑप्शन है हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत या भारत अर्थात इंडिया। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिएगा। संवैधानिक नाम क्या है? देखिए, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, लेकिन संवैधानिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत अर्थात इंडिया। ये संवैधानिक नाम दिया गया है हमारे देश को। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान जब तैयार किया गया तो उसमें सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है यूएसए संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएन चार्टर या भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी से, क्लियर दिख रहा होगा। चलिए आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जिसको सबसे ज्यादा प्रभाव संविधान पे इसी का पड़ा है। करीब करीब 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सशब्द या उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके जो संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? आंसर कीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान या स्विट्जरलैंड। सबसे पहले संविधान कहाँ बना था? तो आपका सही आंसर होगा ब्रिटेन। कब बना था? 1608 में। 1608 में ब्रिटेन सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? देखिए, संविधान बनाया था सबसे पहले ब्रिटेन ने, लेकिन यहाँ पर है लिखित संविधान किसने दिया? आपका ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या ब्रिटेन। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया को, मतलब विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अगर किसी ने दिया था तो वो अमेरिका था, और सबसे पहला संविधान अगर किसी ने बनाया था तो वर्चुअल बनाया था ब्रिटेन ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है, जो भारत है उसमें जितना भी राजनीतिक सत्ता है वो उसका स्रोत क्या है? लोकसभा है या संविधान है या जनता है या संसद है? आंसर कीजिए। देखिए, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता। जनता जो है वो राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की बात हो रही है, नहीं कि पहले की। ठीक है, आपका ऑप्शन है 1969, 1956, 1955 और 1973, यानी 1969, 1956, 1955 या 1973। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजादी के बाद पहली बार विभाजन हुआ था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा है?
आपातकालीन उपबंध के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? आपका ऑप्शन है जर्मनी का बेमर सिद्धांत, भारत सरकार के अधिनियम 1936, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या कनाडा का संविधान। आपातकालीन उपबंध जो है इसमें सबसे अधिक जो है प्रभाव किसका पड़ा है? जो आपातकाल लगता है इंडिया में, वित्तीय आपात हो गया, राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति आपातकाल हो गया, ये तीनों आपातकाल जो लगते हैं वो किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी का जो बेमर सिद्धांत है इसी से आपात उपबंध लिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? देखिए, भारत संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? आपका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? चलिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया? ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया? ऑप्शन है मूल प्रस्तावना के भाग थे, ठीक है, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए या 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी से। प्रस्तावना के उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? ये भाग थे मूल संविधान के, मूल प्रस्तावना के, या बाद में जोड़े गए थे, ये पूछा गया है इसमें। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे जो प्रस्तावना था उसमें समाजवाद शब्द को और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था? 1976। डेट ईस्वी याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, तो 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। आपका ऑप्शन है मूल अधिकार, नवी अनुसूची, निदेशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप लोग को समझाए थे इससे पहले ही। ठीक है, तो बताइए, आंसर कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे सबसे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देखिए पिछला क्वेश्चन है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष भारत लिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो संविधान की प्रस्तावना। ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली गई है? आंसर कीजिएगा। आपका ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। संघीय पद्धति कहां से ली गई है? आंसर कीजिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। कनाडा से संघीय पद्धति की धारणा को लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, देखिए हमारा संविधान जो बना है वो बहुत देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है। जो वहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें थी उनको समाविष्ट करके हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है न्यायिक पूर्णवीक्षा, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, उपरोक्त सभी।
आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, न्यायिक पुनर्विवेचना भी लिया गया है, मूल अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी भी, इसके बाद इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे उसको हटाया जाएगा या राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ये सारी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? इस पे गौर कीजिएगा, बलपूर्वक मिलाया गया था। आपका ऑप्शन है कश्मीर, जूनागढ़, पटियाला या हैदराबाद। आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद को बलपूर्वक भारत के संघ में मिलाया गया था। और मिलाने का काम किन्होंने किया था? तो सरदार पटेल ने। यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। यहाँ का जो निजाम थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, और देखिए हैदराबाद अगर पाकिस्तान में रहता तो बीचे बीच हमें एक रास्ता देना पड़ता, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो पटेल जी ने हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा अपने संघ में मिलाया था, भारत संघ में मिलाया था। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह, वहां के जनता के द्वारा वोटिंग कराया गया था कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, सरदार पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आंसर कीजिएगा कि केंद्रीकरण, एकीकरण यानी संघ में जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? भारत आजाद हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे देशी रियासत थे जिनको जोड़ने का काम, जोड़ने का जिम्मा किन्हें मिला था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सरदार पटेल को। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। जो एकीकरण किया गया था, इनका श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। आज का जो हमारा सेशन था वो समाप्त होता है। देखिए 500 क्वेश्चन का सीरीज है और 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 10 से 15 क्लास चलेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल होंगे संविधान के द्वारा उसको कराया जाएगा। और जब भी आप इसको पूरे सीरीज को कर लीजिएगा तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको छूटेगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 5 क्वेश्चन पूछता है 5 के 5 बनाएंगे, 10 पूछता है 10 के 10 बनाएंगे। ये विश्वास रखिए, और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा चाची, ताकि एक अच्छा कंटेंट उन्हें मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।